प्रिय बंधुओं, आज मैं जो आपको केस बता रहा हूँ कई दिनों बाद, वह आंध्र प्रदेश से है। उसी एरिया का जहाँ पे सैंडलवुड किंग ने 36 साल तक अपना कब्जा जमाए रखा। वीरप्पन ने कितने ही पॉलिटिकल इंक्लूडिंग एक्टर्स लोगों का अपहरण किया, और इन सब के बावजूद भी वो 36 साल तक अपना सैंडलवुड का साम्राज्य जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में था वो चलाता रहा। 1952 में जन्मा वीरप्पन 2004 तक अपना एक छत्र राज्य उस जंगल में करता रहा। शायद वो कैटरेक्ट से पीड़ित होकर अपनी विजन नहीं खो बैठता तो कुछ समय और तक चलाता। उसी जगह पर 1980 से एक दूसरा ग्रुप बहुत एक्टिव था। उसका रूप बदल चुका है पर एक्टिव आज भी है। थोड़ी इंटेंसिटी उसकी कम हो गई होगी लेकिन एक्टिव तो है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मैं उस एरिया के छत्तीसगढ़ इलाके की तरफ गया था। और मेरी स्वयं की सूचना के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज तक उस समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिसको हम नक्सली समस्या कहते हैं या CPI-ML की जनित समस्या कहते हैं। 1980 में उस एरिया में एक पीपुल्स वार ग्रुप का, जो एक्चुअली इन्हीं लेफ्टिस्टों का एक फ्रंट था, वार फ्रंट था, या यूं कह दीजिए कि आर्मी फ्रंट था, वो एग्जिस्टेंस में आया। और क्योंकि ज़्यादातर उनका कार्य दंडकारण्य में रहता था, जो आंध्र प्रदेश से भी लगता है, मध्य प्रदेश से भी लगता है, महाराष्ट्र से भी लगता है, उड़ीसा से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, बिहार से भी लगता है। यह बड़ा क्षेत्र जिसको प्रभु रामचंद्र ने बीच में से पार किया लंका जाने के लिए, दक्षिण जाने के लिए, बड़ा रमणीक स्थान है, बड़ी सुंदर जगह है। हालांकि वेदर के हिसाब से इसमें जो पेड़ पौधों की प्रकृति है या उनका जो आइडेंटिटी है वो बदल जाती है। कहीं पे किसी तरह के वृक्ष हैं और ये उसको एक वैरायटी भी देती हैं दंडकारण्य को। इसी में 27 अप्रैल 2000 को हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर इसी जंगल में, जंगल के अंदर और 20-25 किलोमीटर जाकर के
एक जगह पर 27 अप्रैल को पीपल्स वार ग्रुप यानी कि लेफ्टिस्ट नक्सलाइट्स के वार ग्रुप वाले लोगों के लीडर्स के बीच में और पुलिस के बीच में एक घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में SLRs, ऑटोमेटिक गन्स, राइफल्स और कई प्रकार के फायरिंग उपकरण यूज़ किए गए PWG ग्रुप से। इनको ये हथियार प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि इनके संबंध सुदूर बहुत से देशों में जो भी इसी काम में मार्क्सिज्म में या नक्सलिज्म में इन्वॉल्व है उनसे रहते हैं। इन सब बड़े वेपनों का उपयोग दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा किया गया और कई घंटों तक यह लड़ाई पुलिस के बीच में और पीपल्स वार ग्रुप के बीच में ये चलती रही। अंततः कुछ घंटों बाद पीपल्स वार ग्रुप के लोग 6 लाशें छोड़कर, जो ज़्यादातर उनके जाने पहचाने लीडरों की थी, छोड़कर उस जगह से भाग लिए। हो सकता है मृत्यु कुछ और लोगों की भी हुई हो या अभी उनकी मृत्यु न हुई हो तो उनको वो अपने साथ ले गए हों। लेकिन इन 6 व्यक्तियों का जो वहाँ मृत पाए गए उनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद में उनके इंक्वेस्ट वगैरह करवा करके और पोस्टमार्टम करवा के उनको जिस धर्म के थे उस धर्म के तरीके से उनका डिस्पोजल कर दिया गया। यह बात बहुत अखबारों में और सब जगह उठी। लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हीं के साथियों ने जो सिविल में रहते हैं, और कोर्ट से इस केस को CBI को ट्रांसफ़र करवा दिया गया और कोर्ट ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी कि इस बात का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया जाए कि यह फेक एनकाउंटर तो नहीं था, क्योंकि याचिका करने वालों ने इसको एक फेक एनकाउंटर बताया था। हालांकि ऐसी दुर्घटनाएं 1980 से लेकर के आज तक होती रहती हैं, पर यह एक बड़ी घटना बन गई क्योंकि इसमें कुछ उनके बहुत ही जो गणमान्य लोग थे वो इसमें मारे गए थे। इसीलिए जो पार्टी के सिविल लोगों के बीच रहने वाले मेंबर्स हैं उन्होंने इस पे काफ़ी शोर मचाया। CBI ने मेरे से कांटेक्ट किया। हम लोगों ने घंटों उन रिपोर्ट्स को, सब चीज़ों का अध्ययन किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वह बड़ा खतरनाक एरिया है। वीरप्पन तो रहता सो रहता है, उसको तो ये कुछ नहीं कहते। अदरवाइज पीपल वार ग्रुप या नक्सलाइट्स या CPI ML जो कुछ भी इनको कहे पॉलिटिकल रूप में, ये बड़े निर्दयी हैं और ये अपने क्षेत्र में किसी को भी घुसने नहीं देते और अगर कोई घुस जाता है तो उसको मार देते हैं। अंततः लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया गया और उन्होंने अपनी ग्रे हाउंड एक स्पेशल टास्क फोर्स थी आंध्र प्रदेश की,
जो स्पेशली इसी काम के लिए तैयार की गई थी। यह बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित और बहुत ही स्ट्रिक्ट फोर्स थी। उन्होंने करीबन 200 आदमी हम लोगों के साथ में लगाने का वादा किया और हमारी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उन लोगों ने ली। हम लोगों का भी हौसला बढ़ा, सीबीआई का भी, हमारा भी। सीबीआई के उस वक्त एक जॉइंट डायरेक्टर हमारे साथ थे और हम सभी दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। हमने मात्र 2 दिन का कार्यक्रम रखा था। पहले दिन हम पहुंचे, हमने अपनी व्यवस्था की, जो कुछ हमने अपना सामान वगैरह साथ लेना था उसकी तैयारी की और हमारे रहने की व्यवस्था बंजारा हिल्स में एक घर जिसको कि उस वक्त गेस्ट रूम का रूप दिया गया था, उसमें हमें ठहराया गया। और दूसरे दिन सुबह ही ग्रे हाउंड की बस के पीछे हम लोग जीप में, 2-3 जीपों में, लोकल पुलिस, सीबीआई ऑफिसर्स और हम वहाँ से चल पड़े। यह मात्र 100 किलोमीटर दूर था। इस 100 किलोमीटर में 80-90 किलोमीटर एक बहुत अच्छा हाईवे है और थोड़ा सा हट के फिर एक सिटी में जाना पड़ता है और फिर सिटी के एंड में जाकर के आप एक बिना सड़क की रोड से एक गांव में पहुंचते हैं। यह गांव मेन सड़क से 10-12 किलोमीटर अंदर है। कोई मेटल सड़क नहीं थी उस वक्त। और वहाँ पे जब हम उतरे तो एक दुकान के सामने खड़ा किया गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उस दंडकारण्य के उस शोर पर, हैदराबाद के शोर पर, उस दुकान में कश्मीरी सेब लटक रहे थे बिकने के लिए। यह मेरे लिए एक बहुत अचंभा था। जब तक लोग वापस उतर करके पानी वगैरह पी करके तैयार होते, मैं उस दुकानदार से यही बात करता रहा, भी तुम यहाँ पे इस जंगल में सेब कैसे प्राप्त करते हो और कैसे रेगुलर सप्लाई इनकी मेंटेन रहती है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो एक मारवाड़ी निकला, मेरे ही प्रदेश का बीकानेर साइड का निकला और वो वहाँ बरसों से, यानी कि उसके फादर भी उसी जगह पे दुकान में रहे थे, उसी दुकान को चला रहे थे। इन्होंने तो अपना एक उसी दुकान के सामने कोई 2 फरलांग की दूरी पर जंगल में ही एक थिएटर बना रखा था जहाँ पिक्चरें लोगों को दिखाया करते थे, जिसमें नक्सली या वीरप्पन के लोग और सब तरह के लोग आते थे। यह सब मुझे, यह सिम्बॉयसिस गांव वालों की नक्सलियों के साथ और साथ में वीरप्पन के आदमियों के साथ भी एक बहुत अजीब सी मुझे लगी, लेकिन ये एक बड़ी परफेक्ट सिम्बॉयसिस थी। उनमें से अगर कोई भी कुछ गड़बड़ करता था तो नतीजा बहुत ही गलत होता था, ऐसा मुझे बताया गया। तो इसलिए कोई गलती उसमें काम नहीं करता, कोई किसी की मुखबरी या कुछ नहीं बताता, क्योंकि उनको मालूम है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके बाद मौत के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। खैर, वहाँ से ग्रे हाउंड्स के जो जवान थे, उन्होंने एक विशेष तरह की अपनी पोजीशन बनाई
और वो चलने लगे और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम सब उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनकी चाल कुछ इस तरह से थी, हर सिपाही उसमें कुछ इस तरह से चल रहा था कि ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता था जहाँ पे किसी का पैर नहीं पड़े, परेड का पैर नहीं पड़े। परेड का पैर काफ़ी हैवी पड़ता है, और ये इसलिए किया जा रहा था कि वो सारा एरिया लैंड माइन से इन्फेस्टेड था। कहीं भी लैंड माइन्स पे अगर किसी का पैर गिर जाएगा तो बचने की कोई संभावना उसमें नहीं थी। इसलिए इस ग्रे हाउंड्स का बंदोबस्त किया गया था। वह कभी फुर्ती से और कुछ तेज़ी से भी, लेकिन फिर भी एक डायरेक्ट वॉकिंग से कम स्पीड से चल रहे थे, और उन सब के पीछे हम लोग चल रहे थे। इस तरह हमें 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उस पॉइंट पे पहुंचना था जो एक छोटी सी पहाड़ी थी और जंगल का इलाका था जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ था। पुलिस जो थी वह नीचे की साइड की तरफ थी, और जो टेररिस्ट थे या नक्सलाइट्स थे वह थोड़ी ऊंचाई पे दूसरी तरफ घने जंगल में थे। जंगल दोनों तरफ था, और पहाड़ी के ऊपर और पीछे काफ़ी गहरा जंगल था, जिसमें जाने के बाद में किसी आदमी को ढूंढना आसान नहीं था। वहाँ तक जब हम पहुँचे तो अब हमने यह देखना था कि हम कैसे सिद्ध करें कि दो ग्रुपों में इस तरह की मुठभेड़ हुई है, क्योंकि हमें पता करना था कि ये एक फेक एनकाउंटर था या एक प्लान्ड किलिंग थी। लेफ्टिस्टों का कहना था कि ये एक प्लान किलिंग थी, और पुलिस का कहना था ये एक एनकाउंटर था। हमने वही स्थितियां वहाँ ग्रे हाउंड्स के जवानों की मदद से तैयार की जहाँ पे वो लोग लोकेटेड थे, क्योंकि उसका ऑलरेडी उन्होंने नक्शा बना रखा था। उन सब पे लोगों को वापस उसी तरह से लेटाया गया और पोजीशंस क्रिएट की गई, वही उसी तरह के वेपन्स, क्योंकि वो वेपन्स काफ़ी वेपन्स छोड़ गए थे नक्सलाइट्स भागते वक्त, क्योंकि उनके अपने घायल साथियों को भी ले जाना था, इसलिए काफ़ी साथियों को वो वेपन्स को छोड़ गए थे। उन्हीं वेपन से उन पोजीशंस को वहाँ पे क्रिएट किया गया। जैसा कि हम करते हैं, सारी डायरेक्शंस वगैरह तय की गई, फायर की डायरेक्शंस भी तय की गई, सबके एंगल्स तय किए गए अवेलेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और उनके अंदर घावों की डायरेक्शंस पे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसमें कि व्यक्ति की डेथ बुलेट से हुई है, एंट्री और एग्जिट वुंड या इवन अगर गोली इम्पैक्टेड मिलती है तो हर वुंड की हाइट हील या हेड से कितना दूर है ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर एंट्री और एग्जिट दोनों का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है और अगर कोई किसी फिक्स्ड एनाटॉमिक रिलेशनशिप से उसका वो नहीं मिलता है तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है यह कहना कि ये बुलेट किस डायरेक्शन से आई होगी। लेकिन अगर हमें सिंपली हील या हेड से एंटी एंड एग्जिट वुंड की डिस्टेंस का पता चल जाता है तो हमें ट्रैक बनाने में, वुंड ट्रैक क्रिएट करने में बहुत आसानी होती है, और फिर उस वुंड ट्रैक को हम एक बॉडी के ऊपर ड्रॉ करके उसको आगे पीछे खींच करके
कहीं तक ले जा सकते हैं और फायरर का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये सब हमें उसमें प्राप्त नहीं था, लेकिन लकीली फिक्स्ड एनाटॉमिकल लैंडमार्क के साथ में जो डिस्टेंस थी वह हमको मालूम थी। इसलिए उन लैंडमार्क्स के साथ में उनकी मदद से हमने सब वूंड ट्रैक्स और उनके एंगल ऑफ फायर पता किए और उसी हिसाब से हमने लोगों को बैठा करके और बॉडी के वूंड्स को मैच करने की कोशिश की, जो काफ़ी में सक्सेसफुल हुए। अब उसके अलावा दूसरा हमें एक सॉलिड प्रूफ देना था, कोर्ट को बताना था, सीबीआई को, कि यह वास्तव में एक ट्रू एनकाउंटर था। और ट्रू एनकाउंटर में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, वह यह है कि दोनों तरफ से बराबर गोलियां चली। अब दोनों तरफ से बराबर गोलियां चली, इसकी एविडेंस बुलेट कलेक्शन से, जो उनके रेमेनेंट्स जो है, जो इंसान की बॉडी में नहीं गए, उससे बाहर आ गए या उनको लगे नहीं, उनको डिटेक्ट की जा सकती थी। उनके एरिया में पुलिस की फायरिंग की फायर्ड बुलेट्स और इनके एरिया में उसकी एम्प्टीज, और पुलिस के एरिया में नक्सल्स की फायर्ड बुलेट्स और उनके एरिया में एम्प्टीज को ढूंढ करके हम इसका कोरिलेशन कर सकते थे। वही किया गया। सब लोगों को हमने लगाया, खुद भी हम लोग लगे, कि पेड़ों पे जहाँ भी कोई निशान नज़र आता है या कोई इम्पैक्टेड बुलेट नज़र आती है, क्योंकि बड़ा घना जंगल है, और नीचे जहाँ भी कोई एम्प्टी शेल नज़र आता है, उन सबको कलेक्ट किया जाए। कुछ ही समय में हमने अच्छी मात्रा में बुलेट्स भी रिकवर कर ली, दोनों साइड में एम्प्टी केसेस भी रिकवर कर लिए, और पेड़ों के अंदर इम्पैक्टेड बुलेट भी रिकवर कर ली, और इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। वूंड ट्रैक्स के एंगल मिल रहे हैं, नंबर 1। वूंड्स इटसेल्फ अपने डायरेक्शन से बता रहे हैं कि किस तरफ से आए और कैसे बॉडी में से निकले और किस प्रकार के वेपन से फायर किए गए हैं। इन सब बुलेट्स और कार्ट्रिज केसेस का और इम्पैक्टेड बुलेट्स का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किया गया, और जो हमारी आशंका थी वो सही निकली, यानी कि हमारी ऑब्जर्वेशन का कंफर्मेशन हो गया। इसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट CFL से और हमारे एक्सपर्ट्स ने मिलके बनाई, जिसको हमने सबमिट किया, और हमने कहा ये फेक एनकाउंटर नहीं है, ये ट्रू एनकाउंटर है, क्योंकि सारे वेपन जो उनसे रिकवर किए गए थे, जो पुलिस एरिया में बुलेट मिली हैं, या कुछ पुलिस लोगों को जो लगी थी गोलियां जो उनसे निकाली गई थी, उनके साथ में सब मैच कर रहे थे, और उधर मिली गोलियां और डेड बॉडी से निकाली गई गोलियां इनके वेपन से मैच कर रही थी। जब दोनों तरफ की गोलियां एक दूसरे के बॉडी से मिली हैं, मौके पे मिली हैं, शरीर पे मिली हैं, पेड़ों में मिली हैं लगी हुई, तो कुछ कहने का, इनकी साइड की पेड़ों में कुछ इम्पैक्टेड गोलियां हमें नक्सल्स की भी मिली और उनकी साइड में पुलिस की मिली। तो यानी कि ये एस्टेब्लिश करता है कि ये फायरिंग चली है, और इतना एमुनेशन फायर करने के लिए काफ़ी समय लगा होगा, इसलिए हमें कोई इसमें शक नहीं था कहने में कि यह एक जेन्युइन एनकाउंटर था, यह फेक एनकाउंटर नहीं था।
यह सब तहकीकात वहाँ से करके हम लोग आए। वहाँ सेशन जज के पास में जो सेशन जज थे नज़दीक पे ही 25-30-35 किलोमीटर पे, उनके पास वीडियो रखे हुए थे पोस्टमार्टम्स के, उनकी बॉडीज़ के, साइट के। उनको एग्ज़ामिन किया गया और रात को करीब 2:30-3 बजे हम लोग ये काम करके फ्री हुए। और फिर वहीं कर्टसी सेशन जज कुछ खाने को हमें मिला वहाँ पे, साउथ इंडियन डिशेज जो होती हैं वो खा करके 5 बजे के करीब आके हम लोग अपने घर पे सो गए 5-6 बजे। और 10-11 बजे उठ के तैयार होके इवनिंग की फ़्लाइट पकड़ के। उससे पहले एक और घटना हुई। हमारे जाने से पहले वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किए थे उन पे बहुत से एलिगेशन लगाए गए थे। वो 2 डॉक्टर हमारे पास आए, वहीं आए हैदराबाद में, 100 किलोमीटर चल के आए। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले हम में जितना सामर्थ्य था आप तो कल 3 घंटे बाद, कल जो है सुबह के बाद हवाई जहाज़ से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच के अपने घर पे जाके आराम करेंगे और हम उतने समय में शायद अपनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पहुंचेंगे। हमें उन लोगों को रोज़ सामना करना पड़ता है, नक्सलाइट्स को भी, वीरप्पन के लोगों को भी और